नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रह सकते हैं सरकारी रोजगार के साथ में। यहाँ पर आपको रेलवे से संबंधित संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण रेलवे की क्लास मिलने वाली है। मैं इस समय पे कवर करा रहा हूँ आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 से लेकर के 2025 तक ऑल प्रीवियस ईयर प्रश्न जीके और साइंस के। खास करके साइंस पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि साइंस में इस बार की जो 2025 में साइंस पूछी जा रही है वो बहुत अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। जैसा कि आप लोगों की तैयारी नहीं अच्छी चल रही है तो इसके लिए जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में, बेहतरीन तैयारी कीजिए और 2026 में सिलेक्शन फिक्स कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। 10,000 क्वेश्चन की ई बुक जो है ये आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध है। साथ में टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्न आपको एकदम निःशुल्क मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इको सिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन ए के साथ में सूर्य की रोशनी। जी हाँ, सूर्य की रोशनी जो है वो इकोसिस्टम का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। जैसे अगर जब सूर्य की रोशनी होती है तभी जो है अन्य पेड़ पौधे जो है ये अपना भोजन बना सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक और मूल स्रोत जो होता है वो सूर्य की रोशनी है। जैसे हरे शैवाल जो होते हैं वो सूर्य से प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज जो है ये प्रकाश संश्लेषण से बनने वाला एक कार्बनिक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन की अगर बात करें तो ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि यह जो है सूर्य की ऊर्जा से ही प्राप्त होता है और ये बायोमोलिक्यूलर के अंतर्गत आता है। जी हाँ, और एटीपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एटीपी जो है यह कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है जो कोशिकीय कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। फिलहाल इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुपर्णी मरुद भिदिद का उदाहरण है। जी हाँ, मृदुपर्णी मरुद भिदिद का उदाहरण है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा बिग्नोनिया। क्या है? तो वह है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया क्या है? तो ये एक ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जो है मांसल या तनों या पत्तियों में जो है वो पानी को जमा करते हैं। जैसे नागफनी हो गया, एगेव हो गया, कोलोट्रोपिस हो गया और एक आता है मदार का आता है। तो ये सब ऐसे हैं जो शुष्क परिस्थितियों में भी पानी की कमी से बचाने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे बच जाते हैं, आप देखे होंगे राजस्थान वगैरह जहाँ पे भी रेत होता है वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। जी हाँ, देख सकते हैं मतलब कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, कितना अंदर से पूछेगा ये नहीं पता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर आप रिवीजन कीजिए सरकारी रोजगार के साथ में। और यकीन मानिए साइंस में ना फुल में फुल मार्क्स आएगा, 25 में 25 मार्क 100% आएगा। रिवीजन करते रहिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, लीजिए रिवीजन कीजिए क्लास करने के बाद में। तो इसका सही जवाब जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा है? पश्चिम मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का वो ऐसा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है। अब अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सोचना, यादाश्त, भावनाएं, स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है। मध्य मस्तिष्क की अगर बात की जाए तो मध्य मस्तिष्क जो होता है ये जो है अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच का एक रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। ये हो गया मध्य मस्तिष्क। अब मध्यांश की अगर बात कर लें तो मध्यांश ये वास्तव में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, यही जो है मध्यांश है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला एटीपी कहाँ उपयोग होता है। तो एटीपी का जो उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला एटीपी, तो उसका प्रयोग होता है स्ट्रोमा में। कहाँ उपयोग होता है? स्ट्रोमा में उपयोग होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में दिया गया, बहुत प्रश्न पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन के माध्यम में एटीपी बनाते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी जो है वही प्रयोग जो है ये लोग नहीं कर पाते। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो है थाइलाकोइड, जी हाँ थाइलाकोइड की अगर हम बात करते हैं तो थाइलाकोइड जो है ये झिल्ली में एटीपी का निर्माण करता है। ये जो है झिल्ली में एटीपी का निर्माण करता है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है।
समझ रहे, ये जो है क्लोरोप्लास्ट के भीतर करता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, वो जाएगा स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनके अंदर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये भी बताना अनिवार्य है, ताकि आप लोग साइंस में ना फेल ना हो। साइंस में फेल हो गए ना तो मैथ रीजनिंग आपकी चाहे जितनी बेहतरीन हो ना, कुछ नहीं हो सकता। फेल का मतलब फेल। रक्त के उचित थक्के बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त के उचित थक्के बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो होती है विटामिन के। विटामिन के की आवश्यकता होती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम बताएंगे। कमेंट बॉक्स में विटामिन ए नहीं, विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन ए का जो है रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में ताप बढ़ाने पर धारा घटे तो क्या कारण होता है? तो क्या कारण होता है? तो वो होता है कि उसमें प्रतिरोध बढ़ गया है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे जाते हैं, बताते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। तो कौन सी विटामिन? तो वो विटामिन हो गई विटामिन के, जिसकी वजह से, जिसकी कमी के कारण अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है तो शरीर से रक्त जो है बहना नहीं बंद होता है, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो सबसे पहले अब हम विटामिन बी की बात करेंगे। तो विटामिन बी रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमिन है। रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमिन है। अब इसी के साथ में एक आता है B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखिएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना ध्यान रखिएगा। राइबोफ्लेविन जो है वो B1 का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी का जो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये इसका रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का नाम है। और विटामिन ए का नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। इससे पहले मैंने बताया था। और इससे पहले जो मैंने कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा था, तो आप लोगों ने अगर विटामिन के का आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगर कमेंट बॉक्स में दे दिया है मतलब आप पढ़ाई के प्रति सजग हैं, अगर नहीं दिया है तो आप ये मान के चलिए पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और माँ बाप का पैसा बहाइए मत बहाइए भाई, बड़ा मेहनत से आता पैसा, तो मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो कहाँ पाए जाते हैं? अगर शुष्क और उष्ण कटिबंधीय वन की बात करें तो वो पाए जाते हैं अपने जो है हृदय में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब अंडमान द्वीप समूह की बात करने क्योंकि पूछा तो इससे भी जा सकता है। केरल का प्रश्न में पूछा भी गया है, तो अंडमान की बात कर, जब केरल पूछा जाएगा तो अंडमान भी पूछा जाएगा। तो अंडमान पे यहाँ पे क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। केरल जो पूछा जा चुका है प्रश्न, तो यहां पर जो है केरल में भी पश्चिमी घाट के कारण जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और वर्षा वन पाए जाते हैं, जो नम और गर्म होते हैं। पूर्वी हिमालय की अगर बात कर ली जाए तो पूर्वी हिमालय में यहाँ पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति वर्षा वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे असम की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश की बात, ये बिल्कुल सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम के किस तत्व में नाभिक नहीं होता है? तो फ्लोएम के किस तत्व में नाभिक नहीं होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चलनी नलिका। चलनी नलिका में जो है वो नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वो बनेगा उल्टा और वास्तविक। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है CO2। क्या है? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे एक निकल करके एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, ये भी हम बता देते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या है? देखिए, CO2 ये जो है कार्बन ऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है जो पानी में घुलकर जो है क्या बनाता है? वो अम्ल बनाता है। जी हाँ, तो इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। CO2 तो लिखा हुआ ही है, प्लस इसके साथ में हम क्या लिखेंगे? H2O। तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा H2CO3। ये ध्यान रखिएगा, जब CO2 प्लस H2O का हम जो है अब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है H2CO3 बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
मानव में श्वसन का अंतिम चरण होता है? तो मानव में श्वसन का अंतिम चरण जो होता है वो होता है कोशिकाओं में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निर्वात में क्यों रखा जाता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो निर्वात में इसलिए रखा जाता है ताकि जो है उसको ऑक्सीकरण से रोकने हेतु, जी हाँ, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, बल्ब के अंदर जो है आसपास में सब भाप बन जाएगी बल्ब के अंदर, तो जो है बेकार जाएगा, खराब जाएगा। तो इसके लिए उसको एकदम निर्वात रखा जाता है। या फिर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बताइए अच्छा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना आप लोग सजग हैं। दोस्तों कमेंट किया कीजिए, कमेंट आप अभी करेंगे ना, मुझे बेनिफिट कोई नहीं लेकिन आपको जरूर होगा। ये बेनिफिट आपको क्लास में दिखेगा, मतलब सॉरी, क्लास का बेनिफिट ये आपको एग्जाम में दिखेगा। जी हाँ, एग्जाम में जब आप करेंगे ना दिमाग में सेट हो जाएगा कि अरे ये प्रश्न का उसका आंसर तो हमने वहाँ पे दिया था, वही प्रश्न सही आपका हो जाएगा। इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि कमेंट जरूर कीजिए। हमारे फ़ायदा तो नहीं, हमारा फ़ायदा आपके सब्सक्राइब करने से है। आप लोग जुड़ते हैं हमसे, आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ये हमारे लिए कर दीजिए। लेकिन कमेंट अपने लिए दोस्तों किया कीजिए, जिससे क्या होगा, माइंड में प्रश्न सेव हो जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा किस बंध में संचित है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो एटीपी का फास्फेट में जो है वो संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस में वस्तु फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है, क्यों? क्योंकि परमाणु टूटते नहीं हैं, इसलिए जो है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। रक्त का थक्का ना बनने पर प्रभावित होगा, तो रक्त का थक्का ना बनने पर क्या प्रभावित होता है? तो वो प्रभावित होता है रक्त स्राव का नियंत्रण। जी हाँ, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो इससे क्या होगा, या फिर कोई सर्जरी की जाती है जिसमें जो है आपका जो है रक्त स्राव नहीं रुकता है। जैसे हीमोफीलिया जो होता है, जब किसी को हीमोफीलिया हो जाता है तब भी ये दिक्कत आती है, जिससे जो है ये जो है रक्त नहीं रुकता है। 18 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखने पर डैश क्या होता है? तो क्या होगा, तुरडिग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरडिग हो जाएगी। जी हाँ, पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखने पर तुरडिग होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, और इससे चारों जो है ऑप्शन दिए गए महत्वपूर्ण है, और ये चारों ऑप्शन जो है ये दिए गए हैं, ये चारों प्रश्न बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है ये किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक अगर बात की जाए तो वो होता है हीरे का। कितना अच्छा हीरे का होता है? तो हीरे का कितना होता है, 2.42। 2.42 जो है ये हीरे का अपवर्तनांक होता है। जल का कितना होता है? अगर जल की हम बात कर लेते हैं तो जल का होगा 1.33, ये जल का हो गया। अगर हम कांच की बात कर लेते हैं तो कांच का कितना हो जाएगा? तो कांच का होता है 1.5। कितना होता है कांच का? 1.5 होगा। वायु की अगर बात कर ली जाए तो वायु का कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक लगभग में जो है 1 होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? वो होता है हीरे का। अब ये चारों ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा। मैं देख रहा था ग्रुप डी का 2018 से लगा करके अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें ये जो है प्रश्न जो है चारों ऑप्शन जो है इसमें पूछे गए, ये प्रश्न मैंने इसीलिए रखा था चारों ऑप्शन के साथ में। जल का 1.33, कांच का 1.5, हीरा का 2.42, वायु का 1 अपवर्तनांक होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम विफल प्रतीत होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम विफल प्रतीत होता है तो वो होता है एक वस्तु पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये घुमा करके भी प्रश्न पूछा गया है, CO2 अग्निशामक में प्रभावी होता है क्योंकि ऑक्सीजन विस्थापित करती है और जिससे आग नहीं लगती है। क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, पिच भी दोगुनी हो जाएगी। जी हाँ, यदि आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो पिच भी दोगुनी हो जाएगी। सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वो दोनों दिशाओं में होता है। 24 नंबर का प्रश्न है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। भाप अंगार गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है मिश्रण होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का क्या कार्य है। क्लोरोफिल का क्या कार्य है, तो वो क्या कार्य है, वो है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। जी हाँ, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना जो है वो क्लोरोफिल का कार्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः होता है। तो धातुओं में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो मुख्यतः होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। किससे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है pH7 विलयन होगा। तो pH7 क्या होता है, तो pH7 ना अम्लीय होगा, ना क्षारीय होगा, ना तो लवणीय होगा। तो ये कैसा होगा, ये होगा उदासीन। जी हाँ, उदासीन, या फिर कह सकते हैं कहीं कहीं पे उदासीन की जगह पे दे देता है तटस्थ। क्या दे देगा, तटस्थ अगर लिखा हुआ है तो अभी विलयन जो है साथ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनसीड पर कीट रोग का कारक है। तो लिनसीड पर कीट रोग का कारक क्या है, तो वो है मिलेम्पशोरा। क्या है, मिलेम्पशोरा जो है ये लिनसीड पर कीट रोग का कारक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। क्या है, किलोवाट घंटा। 30 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे जुड़े हुए और भी हम प्रश्न बताएंगे आपको जो पूछे गए हैं ग्रुप डी में। सबसे अधिक ध्वनि वेग किसमें होता है। तो सबसे अधिक ध्वनि वेग जो होता है वो होता है ठोस में। जी हाँ, सबसे अधिक ध्वनि वेग जो होता है ठोस में होता है। और ठोस में भी बात करेंगे सबसे पहले स्टील की। स्टील की अगर हम बात कर लेते हैं, आप लोग समझिएगा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हम लिखेंगे 5920। जी हाँ, कितना होता है, 5920 मीटर प्रति सेकंड, ये स्टील के अंतर्गत होता है। फिर अगर हम आयरन की बात कर लेते हैं तो आयरन में कितना होगा, 5120 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये आयरन का हो गया। और एल्युमिनियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो एल्युमिनियम में कितना होगा, तो वो होगा 6420। कितना होगा, तो वो होगा 6420। ये तीनों प्रश्न ये जो है दिए मैंने बताए हैं इसके इफेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे इस लिख लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो पानी में कितना होगा, इसमें जो है जल की अगर बात कर ली जाए तो जल में कितना होगा, तो वो होगा 1480 मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा, 1480 मीटर प्रति सेकंड जो है ध्वनि का वेग जल में रहता है। प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी संभावना है। अब हम बात करेंगे गैस की। जी हाँ, गैस की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो है सूखी गैस जिसको शुष्क हवा कहते हैं, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो शुष्क हवा में जो है ये रहता है 343। कितना रहता है, 343 मीटर प्रति सेकंड जो है ये शुष्क हवा में रहता है। और इसके साथ जो प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग जो है हाइड्रोजन में कितना होता है। तो हाइड्रोजन में कितना होता है, वो होता है 1270 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 1270 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग जो है ये हाइड्रोजन में होता है। अब अगर हम इसी के साथ निर्वात की अगर बात कर ली जाए जो इसमें दिया गया है ऑप्शन में, तो निर्वात में क्या रहता है, तो निर्वात में 0 रहता है। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो निर्वात में क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखिए स्टील में कितना रहेगा, 5920 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा में 5120 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया ठोस। द्रव में अगर पानी की बात की जाए तो पानी में जो कितना होता है वो होता है 1480 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। शुष्क हवा में बात की जाए तो वो होता है 343 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो उसमें कितना होगा, 1270 मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में 0 होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है नाभिक में। डीएनए नाभिक में पाया जाता है। अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक क्षति किसको होती है। तो अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक क्षति जो होती है वो होती है संगमरमर से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 2018 में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। और इसके बाद में देखिए इसका जो है मॉडिफिकेशन कैसे इसको हार्ड लेवल का बनाया गया है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो चुंबकीय प्रभाव पर करता है। अब यहाँ से पूछने लगा कि चुंबकीय प्रभाव जो था इसकी खोज किसने की थी। जी हाँ, तो चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी। जी हाँ, किसने, आप लोग अगर हैंस नाम भी ध्यान रखेंगे तो दिमाग में बना रहेगा। जी हाँ, किसने, हैंस। तो खोज हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब विद्युत अगर प्रेरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो विद्युत प्रेरण जो है जिस तरीके से जनरेटर या ट्रांसफार्मर काम करने का जो है रहता है वो विद्युत प्रेरण के अंतर्गत आ जाता है। रासायनिक प्रभाव की बात की जाए तो रासायनिक प्रभाव में क्या होता है, जब कभी भी
विद्युत अपघट्य जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ये हो गया। अब अगर बात कर लेते हैं तापीय प्रभाव की, तो तापीय प्रभाव वो होता है जब किसी तार या पदार्थ से विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तब वह गर्म होता है। यह विद्युत का, जैसे विद्युत बल्ब जो होता है, हीटर होता है, या फिर हम फ्यूज की बात कर लेते हैं, तो ये तापीय प्रभाव में आता है। इतने फैक्ट बताने का सिर्फ एक कारण है, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको कवर करना, और जो आगे प्रश्न बनने वाले हैं उनको भी ध्यान में रख करके चलना। श्वसन में ऊर्जा निकलती है, तो श्वसन में ऊर्जा कहाँ से निकलती है, तो वो एटीपी से निकलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, पहले इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये पहले पूछा जाता था, अब क्या पूछा जाता मैं अभी बताने वाला हूँ। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो वो कौन करता है, तो वो करता है बैक्टीरिया। जी हाँ, कौन करता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या होती है, वो एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया जो है वो एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न इससे पूछा जा रहा है वर्तमान में। अब हम अगर कवक की बात कर लें तो कवक क्या है, तो कवक जो है यूकैरियोटिक जीव है। क्या है, यूकैरियोटिक जीव है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये क्या है, तो ये है कवक हो गया, ध्यान रखिएगा। शैवाल की अगर बात कर लेते हैं तो शैवाल जो है क्या है, ये प्रकाश संश्लेषी जीव है, और ये जो जिससे पूछा जाता है ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित, शैवाल जो है ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। अब अगर हम वायरस की बात कर लेते हैं तो वायरस क्या है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, संक्रमण एजेंट होते हैं। जैसे हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू आया था, कोरोना वायरस, ये भी तो एक तरीके का वायरस ही था, तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है धन से ऋण की तरफ, ये विद्युत धारा की दिशा है। 37 नंबर का प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2025 में पूछा गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, तो वो किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है नियंत्रण छड़ से। इस बार की साइंस ने तो मजा दिया है, ग्रुप डी में बहुत बेहतरीन प्रश्न जो है पूछे गए हैं, और जिन लोगों की तैयारी नॉर्मल थी ना, इधर उधर कूद कूद के पढ़ रहे थे ना, उनको पता चला, वो जिन लोगों ने दिया ना एग्जाम में फेल हो गए, पक्की बात है वो, क्योंकि साइंस इस बार बहुत अच्छी पूछी गई थी। तो नियंत्रण छड़, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर द्वारा अवमंदित किया जाता है, जो क्या करता है, जो तेज न्यूट्रॉनों की गति करके उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाते हैं, तो इसीलिए नियंत्रण छड़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में यूरिया कहाँ बनता है, तो मानव में यूरिया जो है वो यकृत में बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, मानव में यूरिया यकृत में होता है। 39 नंबर का प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तो वो कहाँ होगा, वो होगा दोपहर में, तेज धूप होती है, जाहिर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो विद्युत प्रतिरोध जो है वो दाब पर निर्भर नहीं करता, बल्कि लंबाई पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर और ताप पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। 41 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि वेग बदलता है तो उसका अपवर्तन भी होता है। 42 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो वो किसने खोजा था, तो वो खोजा था हेनरी बेकरल ने। किसने, हेनरी बेकरल ने खोजा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं लाइसोसोम को। किसको, लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 44 नंबर का प्रश्न है, कार्बनीय यौगिकों से संबंधित गलत जो है कथन का चयन कीजिए, तो इसका जो है क्या गलत कथन है, देखो, उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, नहीं। वे जल में घुलनशील हो नहीं है, सही। वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। तो गलत कथन कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, धातुओं को खींचकर तार बनाने का गुण किसमें होता है, तो वो किसमें होता है, वो उसी में संभव है जिसमें तन्यता होगी। किसमें, तन्यता में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वाह भैया वाह, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहले कैसे पूछा, अब कैसे पूछ रहा। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया, तो वो किसने दिया है, तो वो दिया है जूल ने। किसने दिया है, तो वो दिया है जूल ने। चलिए ठीक है, एक प्रश्न आप लोग इस बार में देखे होंगे, जिन लोगों ने ग्रुप डी का इस बार में दिया है, E बराबर mc², ये किसने दिया है, ये भी जूल ने दिया है। बस प्रश्न यहीं पे फंस रहा था, समझ रहे। सापेक्षता का सिद्धांत जो है जिसको बोलते हैं, वो E बराबर mc² होता है। क्या होता है,
और ये जो है जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में समानता को दर्शाना, ये E बराबर mc² है। और इसी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो वो कैसे होता है? वो होता है रंध्रों के द्वारा। जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं पत्तियों में, उनसे द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। रक्त में ऑक्सीजन जुड़ती है, तो कहाँ जुड़ती है? तो ये कार्य होता है आरबीसी का। जी हाँ, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो वो होता है पारा का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक उदाहरण है, तो वो उदाहरण है किसका? ऊष्मा शोषी का। किसका है? ऊष्मा शोषी का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 51 नंबर का प्रश्न, आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? जी हाँ, आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है परमाणु संख्या। क्या है? तो वो है परमाणु संख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो परमाणु जो आपकी ये आवर्त सारणी है, इसकी खोज कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो वो जो है हेनरी मोजले ने की थी। आप लोग अगर मोजले भी ध्यान रखेंगे तो जो है अच्छा रहेगा। मोजले, जी हाँ, किसने? मोजले ने की थी। जी हाँ, हेनरी मोजले ने 1913 में की थी। और आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो प्रश्न इस टाइम पे बन रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है 7 आवर्त होते हैं। 36 में 7 आवर्त होते हैं और कितने? 18 समूह होते हैं। 18 समूह होते हैं, 7 जो है वो आवर्त होते हैं, जिनको एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में जो है इनको वितरित किया गया है। जी हाँ, और जो समूह 18 है, जी हाँ, जो समूह 18 है उसमें क्या किया गया है, जो मतलब प्रश्न पूछता है इस समय पे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पिछली बार में क्या पूछा गया उससे नहीं मतलब, वर्तमान में क्या प्रश्न बन सकता है ये जानना भी जरूरी है। तो समूह जो 18 है उसमें अक्रिय और उत्कृष्ट गैस है। इससे प्रश्न आपको एक जो है फिलहाल देखने को जरूर मिलेगा। और आंतरिक जो संक्रमण तत्व हैं जैसे लेंथेनाइट्स हो गया और एक्टिनाइट्स हो गया, जो सारणी के निचले भाग में रखे गए हैं, ये प्रश्न जो है लगातार बनते हुए आ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वास्थ्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उक्त के रचयिता कौन है? मतलब इस जो बुक है आपकी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसके जो है रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर के साथ में। जी हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है, स्पेंसर ने ये जो है पुस्तक लिखी है। अच्छा, इन्होंने कब लिखा है? तो इन्होंने लिखा है 1864 में। कब लिखा है? तो वो लिखा है 1864 में लिखा है इन्होंने। और इनके लिए एक और बुक का नाम जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने ही लिखा है। किसने? हर्बर्ट ने ही जो है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी लिखा है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आइए और बात कर लेते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल की अगर हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, ग्रेगर जोहान मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। किसको? अनुवांशिकी का जनक जो है इनको माना जाता है। अब आ गए हरगोविंद खुराना जी। तो हरगोविंद खुराना जी जो है इन्होंने अनुवांशिक कोड को जो है समझाने का प्रयास किया था। कौन? अनुवांशिक कोड को समझाने का प्रयास किया था और इसीलिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज के लिए सुप्रसिद्ध हैं? जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं वो किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं पेनिसिलिन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। अब अच्छा पूछ रहा है, इससे ये नहीं पूछता है। अब देखो, पहली बात तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, कब खोज की थी? तो वो की थी 1928 में। कब की थी? 1928 में की थी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो वो मिला है 1945 को। कब मिला है? 1945 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब रही बात यहाँ पे प्रोटॉन की। जी हाँ, प्रोटॉन की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोटॉन की मुख्य खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। जी हाँ, रदरफोर्ड ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, अब जीवाणु की अगर बात कर ली जाए तो जीवाणुओं की खोज सबसे पहले जो है वो किसने की थी? तो वो की थी एंटोनी ने। किसने की थी? वो जो है एंटोनी ने की थी। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। कौन? एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो थे, ये इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। जी हाँ, और इन्होंने जो है फ्लेमिंग ने जीवाणु पर शोध भी किया था। ये हो गया काम। और जो है एक्सरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो है वो रोंटगन ने की थी। किसने? रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। जी हाँ, रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी।
आ जाइए 2025 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। आपको बताना है कि फेफड़ों में जो कैंसर हो जाता है वो किस कारण से हो जाता है। तो किस कारण से हो जाता है, तो वो हो जाता है एस्बेस्टस के कण जब फेफड़े में हमारे पहुंच जाते हैं तो जो है इंसान को जो है वो फेफड़े का कैंसर बन जाता है। इसके बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, जो फेफड़े के जो छिद्र होते हैं उनमें ये जो है फंस जाते हैं, जिससे जो क्या होता है जो है फेफड़े का कैंसर बन जाता। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है मेसोथेलियोमा। क्या है, थेलियोमा। जी हाँ, मेसोथेलियोमा जो है ये जो है फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। देखो अभी मैंने पहले प्रश्न में इसकी पूरी व्याख्या कर दी थी। देखो मैं ऐसे प्रश्न बता देता हूं जिससे आपका कोई भी उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए वो आपका एकदम सही होगा। तो कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है जाइलम। जाइलम जो है वो सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। अब आइए इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये है कोलेनकाइमा। क्या है, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, ये पौधों के अंगों की यांत्रिक सहायता और पौधों में जो लचीला, आप हवा जब चलती है तेज देखते होंगे, आंधी जैसे आ जाती है तो उसमें आप पौधों को देखते हो बहुत झुक जाते हैं, तो ये जो है कोलेनकाइमा के कारण झुकते हैं। और अगर पेरेनकाइमा की बात कर ली जाए तो पेरेनकाइमा क्या है, ये भोजन के भंडारण करता है पौधों में, और जो है ये जो है प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करता है। और अगर जो है स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात कर ली जाए तो ये क्या करता है, ये पौधों को यांत्रिक शक्ति और कठोरता प्रदान करता है। और क्या होता है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या पूछा जाता है कि मृत कोशिका से क्या बना है। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा जो है मृत कोशिका से बना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। क्या है, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है यकृत। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर वयस्क व्यक्ति की बात कर ली जाए तो उसकी जो है 1.2 से लगा करके 1.5 किलोग्राम तक इसका वेट होता है। जी हाँ, 1200 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक जो है इसका जो है वजन होता है। और ये जो है पेट के दाहिनी ओर स्थित होती है। ये यकृत की बात होगी। अब हम बात करेंगे अग्नाशय की। तो जो अग्नाशय है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि जो है सबसे बड़ी है, ध्यान रखिएगा। और थायराइड अगर बात करते हैं तो थायराइड जो होता है वो क्या है, शरीर जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ये यकृत से छोटी होती है। और पिट्यूटरी की अगर बात कर लेते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये कहाँ स्थित होती है, तो ये जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है। जी हाँ, मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। जी हाँ, कैसे, प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। एक आता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मो। जी हाँ, प्लाज्मोडियम। चलो हटो, इसको बाद में लिख देते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है उसके कारण जो है ये एक प्रकार का जो है प्रोटोजोआ परजीवी के कारण जो होता है। और ये परजीवी जो होता है संक्रमित मादा एनोफ्लिस। क्या होता है, एनोफ्लिस जो है मच्छर जो होता है उसी के काटने से जो है मलेरिया हो जाता है। जी हाँ, मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अब यहाँ पर दिया गया है बैक्टीरिया। अब अगर बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं तो बैक्टीरिया से जैसे क्या होता है, जैसे टीबी जो है ना ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। जी हाँ, टीबी जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। वायरस की अगर बात कर लेते हैं तो जैसे कोरोना आया था ये भी तो एक प्रकार का वायरस ही था। और वायरस इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों के कारण बनता है, ये ध्यान रखिएगा। फंगस की अगर हम बात कर लेते हैं तो फंगस में क्या आ जाता है, जैसे दाद हो गया या फिर एथलीट फुट हो जाता है या फिर फंगल इंस्मर्कर का जो है ये कारण बनता है। 9 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, टीबी किस अंग को प्रभावित करता है। टीबी किस अंग को प्रभावित करता है, तो टीबी जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। जी हाँ, फेफड़े को प्रभावित करता है। तो जो टीबी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जी हाँ, और जिसे जो है, अच्छा ये तो हो गई फेफड़े की बात। अगर हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अक्सर आप देखने को पाते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है वो अभी जो पूछा गया है कि यकृत से जुड़ा हुआ, कि यकृत में जो है टीबी जो है ये जो है जो होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, मतलब उसका नाम पूछा गया था इसमें। तो जो आप लोग लिख लीजिएगा,
तो यकृत में जो टीबी होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है बोलेंगे। और इसी के साथ आप देखिए यकृत का पूछा है तो हो सकता है कि हृदय का भी पूछ ले, तो हृदय में जो टीबी हो जाती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल टीबी। ये अत्यंत दुर्बल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो होता है पेरिकार्डियल, जो है ये हृदय में टीबी जो हो जाती है उसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू रोग किसके काटने से फैलता है? तो डेंगू रोग जो है वो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जी हाँ, एडीज मच्छर के काटने से। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु त्रिज्या, जी हाँ, किस तत्व का परमाणु त्रिज्या जो है वो अपने समूह में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है आयोडीन। क्या है? तो वो है आयोडीन, जिसकी परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से जो है वो अधिक होती है। तो देखिए फ्लोरीन को जो है, अगर बात की जाए फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन को जो है वो F से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो F से जो है वो फ्लोरीन को प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं और ब्रोमीन को जो है Br से प्रदर्शित करते हैं। Br से आप लोग बिहार मत समझ लीजिएगा, Br से ब्रोमीन को जो है ये प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है? तो ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, संक्रमण तत्वों में रंगीन यौगिक बनाने का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण तत्वों में रंगीन यौगिक बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है अपूर्ण डी कक्षक। क्या है? अपूर्ण डी कक्षक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो मानव आरबीसी का औसत जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसका जो उत्पादन होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? उत्पादन जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। जी हाँ, अस्थि मज्जा में इसका उत्पादन होता है। और इससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न पूछते हैं कि आरबीसी जो होता है उसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कहा जाता है प्लीहा को। किसको? प्लीहा को जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरबीसी की अगर कार्य की बात कर लेते हैं तो ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से, जी हाँ, हीमोग्लोबिन के माध्यम से क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? तो वो है हाइपोथैलेमस। और ये प्रश्न मैं 2018 से 25 तक देख रहा हूँ कि तकरीबन जो है कम से कम जो है 8 से 10 बार ये पूछा जा चुका अभी तक प्रश्न। मतलब मैंने देखा, हो सकता है और बार भी पूछा गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम मैंने इस प्रश्न को रिपीट होते देखा है। तो 8 से 10 बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आप अगर सरकारी रोजगार के साथ में जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आप साइंस, करंट अफेयर और जीके की टेंशन एकदम रेलवे के लिए छोड़ दीजिए। आप रेलवे एएलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी, आरपीएफ, किसी भी विषय में आप तैयारी कर रहे हो ना, सबसे बेहतरीन तैयारी और सबसे अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न हैं वही प्रश्न मैं रखता हूँ। 16 नंबर का प्रश्न है, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो वो पेसमेकर कौन सा है? तो वो है SA नोड। कौन सा है? SA नोड जो है, जी हाँ, SA नोड जो है ये प्राकृतिक जो है पेसमेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइलेरिया रोग किस क्रम के कारण होता है? मतलब फाइलेरिया रोग जो है ये कैसे होता है, किस कारण से होता है? तो वो हो जाता है विचुरेरिया बैक्राफ्टी के कारण। जी हाँ, विचुरेरिया बैक्राफ्टी के कारण जो है यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग किस प्रकार के वायरस से होता है? एड्स रोग जो होता है वो किस प्रकार के वायरस से होता है? तो वो होता है रेट्रो वायरस से। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रेट्रो वायरस से। तो एड्स का फुल फॉर्म जैसे पूछ रहा है, हो सकता है आगे भी पूछेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स का फुल फॉर्म है। और इसके जब एड्स हो जाता है किसी इंसान को तो क्या होता है? वो क्या करता है, ये जो है वायरस शरीर में जाकर के जो है प्रतिरक्षा प्रणाली जो शरीर की बनी हुई है उसको क्षतिग्रस्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है वो B1 की कमी के कारण होता है। जी हाँ, B1 की कमी के कारण होता है। अच्छा, विटामिन बी का आप लोग जो है रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देने से क्या होता है, माइंड में एक प्रश्न जो है वो एकदम सेव हो जाता है और इसका बेनिफिट जो है आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी लगता है थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि टाइप भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिले। मैंने ये किया हुआ है और सच पूछ रहा हूं, मेरे सिलेक्शन का राज यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो पत्तियों की व्यवस्था को जो है फिलोटैक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो फिलोटैक्सी कहा जाता है। आइए अच्छा देखते हैं फिलोटैक्सी है क्या। तो फिलोटैक्सी क्या है? वो जो शब्द है ये जो है पौधे के तने और शाखाओं पर पत्तियों के लगने वाले क्रम या व्यवस्था से संबंधित है और इसका जो मुख्य कार्य हो जाता है तो वो हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों को पर्याप्त धूप सुनिश्चित करने में मदद जो करता है वो करता है फिलोटैक्सी। जी हाँ, तो जुड़े रहिए। कोई भी समस्या है तब भी आप मैसेज कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर दिया गया है और ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है जो आपके आने वाले रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, इसमें टॉपिक वाइज साइंस है, टॉपिक वाइज जीके है और इसी के साथ में करंट अफेयर की ई बुक भी आपको दी जाएगी। तो जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत गलत है। इतने बेहतरीन मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ तो आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। ये मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि इतना मैं मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय लगता है। 2018 से 25 तक के प्रश्नों को छांट करके लाना बहुत टफ काम होता है यार। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो है शेयर जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट को और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तना और शाखाओं के जोड़ वाले स्थान को क्या कहते हैं? 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तना और शाखाओं के जोड़ वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे नोड। क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया गया है कि इंटरनोड। जी हाँ, तो इंटरनोड क्या है ये भी जानना है, क्योंकि देखिए प्रश्न इससे भी पूछे जा सकता है। इंटरनोड भी पूछ सकता है, पेटीओल भी पूछ सकता है, एक्सेल भी पूछ सकता है। तो इंटरनोड क्या है? तो इंटरनोड क्या है? दो आसन्न नोड्स के बीच जो है वो तने का हिस्सा जो है, वो तने का हिस्सा जो होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। नोड तो आपको पता ही है, जहाँ से जिन शाखाओं से पत्तियां निकलती हैं उसको नोड कहते हैं। और ये पूछा है पेटीओल। पेटीओल क्या है? तो पेटीओल जो है ये पत्ती को तने से जोड़ने वाली डंडी जो होती है उसको पेटीओल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पेटीओल किसको कहेंगे? जो पत्ती से तने को जोड़ती है। और एक्सेल क्या है? तो एक्सेल की अगर बात करते हैं तो ये पत्ती के आधार और तने के ऊपरी हिस्से के बीच का कोण जो होता है उसको एक्सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का मुख्य कार्य है जल व खनिजों का परिवहन करना। जी हाँ, जल और खनिज का परिवहन जो है वो जाइलम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, इसके जो ऑप्शन मैंने रखे हैं, देखो ऑप्शन ये नहीं दिए थे, ऑप्शन तो इस प्रश्न में कुछ और पूछे गए थे, लेकिन मैंने ये रख दिए हैं ताकि आपके और भी प्रश्न बन सके जो पूछे जाने वाले हैं। कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। इसका हम जो है व्याख्या पहले भी कर चुके, लेकिन फिर भी बताना जरूरी, इस क्लास में भी बताना जरूरी है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है? ये मृत कोशिकाओं का बना होता है, पहली बात, प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही मोटी और लिग्निन युक्त होती है, जिससे इसका क्या कार्य हो जाता है? ये जो है कठोर और दृढ़ हो जाते हैं, जो पौधों की अधिकतम यांत्रिक शक्ति को और कठोरता जो है ये प्रदान करना जो है स्क्लेरेनकाइमा का काम है। इसी के साथ में दिया हुआ है पैरेंकाइमा। जी हाँ, पैरेंकाइमा क्या है? तो ये एक जीवित ऊतक है, ध्यान रखिएगा, ये एक जीवित ऊतक है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना और भोजन का भंडारण करना। यह जो है मुख्य कार्य जो है पैरेंकाइमा का है। अब केलेनकाइमा की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी जो है जीवित ऊतक है। ये क्या है? जीवित ऊतक है। और ये जो पौधे जब युवा में होते हैं, नए नए पौधे होते हैं, उनके जो है लचीलापन जो उनमें होता है वो जो है केलेनकाइमा के कारण ही होता है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं मेरिस्टेम को। मेरिस्टेम जो है, जी हाँ क्या है? तो जो मेरिस्टेम है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है विभाज्य ऊतक है, जो पौधों की वृद्धि में जो है जिम्मेदार जो होता है वो ऊतक कौन सा है? वो है मेरिस्टेम ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया कीजिए। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है थाइलाकोइड। क्या है? थाइलाकोइड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थाइलाकोइड क्या है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के भीतर झिल्लीदार संरचना होती है, जहाँ पर जो है प्रकाश ऊर्जा को एटीपी और
ADPH जैसी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना जो है ये थाइलाकोइड का काम है। अब स्ट्रोमा यहाँ पे दिया गया है, तो स्ट्रोमा का क्या कार्य हो जाता है, तो स्ट्रोमा जो है ये क्लोरोप्लास्ट का एक तरल भाग है। जी हाँ, ये जो है, और इसी जो एक प्रश्न अभी पूछा गया था, जल्दी में पूछा गया था कि केल्विन चक्र क्या किससे संबंधित, तो केल्विन चक्र जो है ये भी जो है स्ट्रोमा से ही संबंधित है, केल्विन चक्र। अब जो है आंसर दूसरा दिया गया है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये कोशिका भित्ति के अंदर जो है, कोशिका भित्ति के भीतर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका भित्ति के अंदर तरल पदार्थ जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब इसमें दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये तो लगभग पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिकांग श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके ये जो है एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किसके अपघटन से निकलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइए इससे मान के चलिए आप एक प्रश्न तो फंसेगा। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण से एक प्रश्न तो जरूर ही आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, जल। आइए देख लेते हैं। तो जल जो है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन H2O जो है के अणुओं के अपघटन, प्रकाश अपघटन से प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन के लिए जो है वो जल से जब जो है अपघटन होता है तभी जो है ये जो है ऑक्सीजन निकलती है। अब यहाँ पर दिया गया है CO2, क्या दिया गया है, CO2 यहाँ पे दिया गया है। CO2 की अगर बात कर लेते हैं तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, इसका उपयोग ग्लूकोज के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ग्लूकोज का क्या है, तो ग्लूकोज का आप लोग लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है, C6 होता है और H जो है ये 12 होता है और जो O जो है वो 6 होता है। तो ये जो है ग्लूकोज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो का उपयोग जो है ग्लूकोज निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अंतिम उत्पाद है, क्या है, ये जो है ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। अब यहाँ पर दिया गया है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वर्णक की बात कर ली जाए, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित। अच्छा, आप लोग एक बात और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जैसे मैं पूरे हफ्ते जो क्लास आपकी लेता हूँ, जैसे जो भी मैं रोज़ आपके 50 प्रश्न 45 प्रश्न इस टाइप में 55 प्रश्न 60 प्रश्न जो मैं रोज़ करा रहा हूँ आपको, अगर आप लोग कहें कि इनको वन लाइनर में, यही प्रश्नों को रिवीजन के लिए वन लाइनर में आप जो है संडे को दिन में एक बार जो है संडे को एक क्लास चला दी जाए, बताइए आप लोग। अगर आप लोगों का हाँ है कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग यस लिखते हैं इस वीडियो के, तो मैं यही करूंगा, एक हफ्ता पूरा जो है क्लास लूंगा, उसके बाद उन सभी प्रश्नों को एक साथ में रख करके उसकी बिना व्याख्या किए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप में बिल्कुल आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो आप लोगों का अगर यस है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जी हाँ, तो कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, तो वो कौन सा है, वो है साइटोकाइनिन। कौन सा है, तो वो है साइटोकाइनिन। आइए ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यह जो है मुख्य रूप से कोशिका दीर्घाकरण, मतलब कहने का मतलब ये है कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सिन जो है ये हार्मोन होता है। जिब्रेलिन की अगर बात कर ली जाए तो जिब्रेलिन का है, ये जो है तने की वृद्धि करता है, बीज अंकुरण और फूलों के विकास में सहायता करना जो है ये जिब्रेलिन का कार्य होता है। एथिलीन दिया गया है, तो एथिलीन जो है ये एक गैसीय हार्मोन है जो मुख्य रूप से जो है फलों को पकाने और ऊतकों की जीवटता को नियंत्रित करने के लिए एथिलीन का जो है उपयोग किया जाता है। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इससे पहले मैंने पढ़ा उसी का देखो पूछ लिया गया यहाँ पे, फलों के पकने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, तो वो कौन सा हार्मोन है, वो है एथिलीन। कौन सा है, तो वो है एथिलीन हार्मोन जो है ये जो है फलों को पकाने के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। ऑक्सिन दिया गया है, ऑक्सिन क्या है अभी मैंने आपको बताया है। एब्सिक अम्ल जो है, एब्सिक अम्ल जो यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एब्सिक अम्ल क्या करता है, ये जो हार्मोन है यह हार्मोन मुख्य रूप से पौधों की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने और बीजों की निष्क्रियता को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन जो है ये तने, फल और बीज के विकास और अंकुरण को प्रोत्साहित जो है करना, ये जिब्रेलिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का कीट रोग किसके
किससे होता है? तो गेहूं का जो कीट रोग है ये फंगस के कारण होता है। किसके? ये फंगस के कारण होता है और ये जो है फंगस जनित एक रोग है। इसमें क्या हो जाता है, गेहूं की जो पत्तियां होती हैं उसके जो और तना जो होता है उस पर जो है लाल भूरे रंग के जो है वो धब्बे हो जाते हैं। और जो इससे प्रश्न पूछा गया है कि जो गेहूं होता है उसमें ऐसा कौन सा रोग लगता है जिस पर लाल और भूरे धब्बे हो जाते हैं, जिनको रतुआ कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है रेलवे में पूछा गया है। एक होता है रतुआ, ये पूछा गया है कि रतुआ क्या होता है। तो रतुआ क्या होता है? ये होता है गेहूं के पत्तियों और तने पर जो है लाल भूरे रंग के धब्बे जो है जिससे प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है, उसी को जो है रतुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजक रोग सामान्यतः किससे होता है? जी हाँ, मोजक रोग सामान्यतः किससे होता है? तो ये होने वाला है वायरस से। मोजक रोग जो है सामान्यतः वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, जिस जड़ में पार्श्व जड़ें स्पष्ट रूप से विकसित होती हैं वह कहलाती है। तो वो कौन सी जड़ होती है? वो होती है मूल जड़। मूल जड़ से ही पार्श्व जड़ें जो हैं वो विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? तो पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है वो कहलाता है पेटियोल। क्या कहलाएगा? वो कहलाता है पेटियोल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पेटियोल का यही कार्य होता है, ये पत्ती को जो है तने से जोड़े रखता है। अब यहाँ पर दिया गया है लेमिना। लेमिना क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो लेमिना जो होता है वो पत्ती का चौड़ा, चपटा और हरा भाग होता है जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर दिया है स्ट्यूल। स्ट्यूल क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो स्ट्यूल जो है ये छोटे पत्तों जैसी संरचना होता है। छोटे पत्तों जैसी संरचना जो होती है वो स्ट्यूल कहलाती है। एक्सेल यहाँ पर दिया गया है। तो एक्सेल जो है ये वह कोण या क्षेत्र होता है जो पत्ती के पेटियोल और तने के बीच बनता है। पेटियोल और तने के बीच में जो बनता है वो बनता है एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? तो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक जो है वो कौन सा है? वो है पार्श्व मेरिस्टेम। कौन सा है? वो है पार्श्व मेरिस्टेम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, फ्लोएम का कौन सा घटक जीवित नहीं होता है? तो फ्लोएम का वो कौन सा घटक है जो जीवित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है फ्लोएम रेशा। कौन सा है? तो वो है फ्लोएम रेशा। तो फ्लोएम रेशा जो है, फ्लोएम के जो घटक होते हैं वो क्या करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? माफ़ी चाहूँगा, इनको क्या कहा, फ्लोएम रेशा को क्या कहा जाता है ये भी पूछता है। तो उनको जो है कहा जाता है बास्ट। क्या कहा जाता है? बास्ट। देखिए वो प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अब उनके डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि जुड़े रहिए भाई, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। यकीन मानिए सिलेक्शन हो जाए बाद में कौन किसको पहचानता है यार, मत पहचानिएगा, लेकिन अभी माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैल्विन चक्र में CO2 का स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? जी हाँ, कैल्विन चक्र में CO2 का स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? तो वो किसके द्वारा होता है? रूबिस्को के द्वारा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रूबिस्को के द्वारा जो है होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधों में प्रारंभिक CO2 स्थिरीकरण कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? वो होता है मेसाफिल कोशिकाओं में। कहाँ होता है? मेसाफिल कोशिकाओं में होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज क्या है ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो कार्बोक्सिलेज के जो है कारण, ये वही एंजाइम है जिसके कारण जो है C4 पौधों में प्रारंभिक CO2 स्थिरीकरण जो है मेसाफिल कोशिकाओं में होता है। तो वो कौन सा एंजाइम सहायता करता है? वो करता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है इसमें सहायता करता है। इस प्रश्न को पूछने से पहले एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप लोग ये बताइए कि तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? और ऑप्शन जो ये दिए गए हैं इसी में से हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे जो है RPF में कि तनाव हार्मोन जो है किसे कहा जाता है? तो तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एब्सिसिक अम्ल को। एब्सिसिक अम्ल को ही तनाव हार्मोन जो है ये कहा जाता है और ये प्रश्न पूछा गया है। अब आइए इसका जो है मेन प्रश्न पढ़ते हैं कि बीज की सुप्त अवस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? तो मैंने किस लिए ये प्रश्न अभी इससे पहले पूछा था, तो इसका भी सही जवाब जाएगा एब्सिक अम्ल को। एब्सिक अम्ल जो है इसी के कारण जो है बीज की सुप्त अवस्था बनाए रखने वाला हार्मोन है और इसी को जो है ये तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ये हो गया पहला फैक्ट। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, ये क्या करता है?
जो एब्सिक अम्ल है जिसको हम ABA के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, बीज की सुप्त अवस्था को प्रेरित और बनाए रखता है। कब तक? ये तब तक अंकुरित होने से रोकता है जब तक कि पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे कि पर्याप्त नमी, तापमान, प्रकाश अनुकूल नहीं हो जाता है, तब तक जो है ये जमीन के भीतर जो है इसको बहुत ही सुरक्षित रखता है और इसको अंकुरित होने से रोकता है। ये एब्सिसिक अम्ल का कार्य है। अब यहाँ पर दिया गया है ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑक्सिन मुख्य रूप से क्या करता है, ये कोशिका विभाजन और तने की लंबाई को बढ़ावा देता है। तने की लंबाई को बढ़ावा देना ये ऑक्सिन हार्मोन का काम है। और दिया गया है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिब्रेलिन वास्तव में एब्सिसिक अम्ल के विपरीत कार्य करता है। क्या करता है? या बीज और कलियों को सुप्त अवस्था से तोड़ने, जिब्रेलिन का कार्य है जो है बीज को जो है सुप्त अवस्था से तोड़ने और अंकुरित करने में प्रोत्साहन करना जो है वो जिब्रेलिन हार्मोन का काम है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे दिया गया है साइटोकाइनिन की अगर हम बात करते हैं तो साइटोकाइनिन का क्या कार्य होता है? साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन और विभेदन को बढ़ावा देता है और ये जो है बीज अंकुरण को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि इस प्रश्न से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके ना छूटे। अभी मेहनत कर लो, अभी टाइम है यार। इस बार ग्रुप डी पार 2026 के अलावा वैकेंसी का वेट नहीं करना है। तने की लंबाई बढ़ाने में मुख्य रूप से किस हार्मोन की भूमिका होती है? जी हाँ, ये मैंने प्रश्न अभी बताया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन हो जाएगा। बताइए, जब मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ तो कितना जो है आसान हो जाता आपके लिए। तो ध्यान से पढ़िए, PDF ले लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिएगा तभी PDF भी शो करेगी उसमें। तो PDF ले लीजिएगा और इसका एक बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। यकीन मानिए ना, साइंस में अगर ग्रुप डी में 25 पूछ रहा है ना तो 25 बटा जो है 24 आपका जो है आंसर आएगा सही एकदम। तो जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। तने की लंबाई को बढ़ाने में मुख्य भूमिका किस हार्मोन की होती है? तो वो कौन सा हार्मोन है? वो है जिब्रेलिन। कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन तो अभी मैंने बताया। एथिलीन ये भी बताया, फिर भी बता देता हूँ। तो एथिलीन जो है ये एक गैसीय हार्मोन है। कौन सा है? एथिलीन जो है ये एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में जो है ये सहायता करता है। ABA अभी बताया था मैंने। ABA किसको बोलते हैं? एब्सिसिक अम्ल को बोलते हैं। ABA जो है एब्सिसिक अम्ल को बोलते हैं और ये बीजों को तब तक सुप्त अवस्था में रखता है जब तक जो है प्राकृतिक जो पर्यावरण जो है पौधे को चाहिए, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक ये जो है जमीन के अंदर इसको सुप्त अवस्था में रखता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, साइट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो साइट्रस कैंकर रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बैक्टीरिया जैसे बात कर ली जाए तो कैंकर रोग जो है, और जो साइट्रस कैंकर रोग होता है वो जैंथोमोनस सिट्री जो है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा होता है? जैंथोमोनस सिट्री नामक बैक्टीरिया के कारण जो है वो साइट्रस कैंकर रोग होता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आप लोगों ने देखा नींबू है, संतरा या अंगूर के ऊपर जो जितने भी खट्टे पेड़ होते हैं, खट्टे जो जहाँ से जो है फल प्राप्त होते हैं, उनके पेड़ों पे तनों और पत्तियों पर जो है या फलों पर जो है ये बैक्टीरिया होती है जिसको जैंथोमोनस सिट्री को नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, टुंड्रा नामक सामान्यता किस फसल में पाया जाता है? जो टुंड्रा रोग है, येलो एयरफॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गेहूं में। कहाँ पाया जाता है? तो वो गेहूं में पाया जाता है। और इसके लिए जीवाणु जो जिम्मेदार होता है उसका नोट डाउन आप कर लीजिएगा। उसका नाम है क्लेवीबैक्टर टिट्रिशी। क्लेवीबैक्टर टिट्रिशी जो है ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। जी हाँ। और अगर धान की बात कर ली जाए तो धान में जो है टुंड्रो रोग लगता है। कौन सा? टुंड्रो रोग। टुंड्रो नहीं, टुंड्रो। और अगर मक्के की बात कर ली जाए तो मक्के में जो है वो गी बेरेला ईयर रॉड जो है ये मक्के में रोग होता है। और जौ में कौन सा होता है? जौ में जो है पीला रतुआ रोग होता है। जौ में पीला रतुआ रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, हीलियम He किस समूह में रखा गया है? तो He जो है ये किस समूह में रखा गया है? तो ये निष्क्रिय गैस में रखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको जो है निष्क्रिय गैसों में रखा गया। और निष्क्रिय गैस है He, हीलियम जो होता है, हीलियम जो है को आवर्त सारणी के 18वें भाग में रखा गया है। 18वें समूह में जो है इसको रखा गया है, जिसे उत्कृष्ट या नोबल गैस भी कहा जाता है। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? बाहरी कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसकी अधिकतम क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो है वो प्लेटलेट्स जो है ये सहायता करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग कोशिश किया कीजिए आंसर देने की। नहीं पता है तो यहाँ पे पढ़िए आप लोग। तो प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये प्लेटलेट्स को कहा जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जहां पर रक्त बह रहा होता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, उस स्थान पर ये छोटी रक्त कोशिकाएं इकट्ठा होकर के एक प्लग के समान बन जाती हैं, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में रक्त का थक्का बोलते हैं। और प्लाज्मा में जो फाइब्रोजेन होता है, फाइब्रोजेन जो होता है जैसे थक्के बनने वाला प्रोटीन कारक कहा जाता है। इसको जो है प्लाज्मा में जो होता है वो फाइब्रोजेन जो है जो रक्त का थक्का बनाने में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लीज साथियों आप लोग बताइए आज का सेशन हमारा कैसा लगा, जो 2018 से लेकर के 2025 तक सभी प्रश्नों को साइंस के रिपीट कर रहे हैं हम और रिवीजन कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को बता रहे हैं कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आज आप लोग छाप देंगे एक्सीलेंट वीडियो। क्या कहेंगे? एक्सीलेंट वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी आप अपना फीडबैक दीजिए, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आंसर दिया कीजिए, जिससे क्या होता है प्रश्न जो है आसानी से बन जाते हैं आपके और एग्जाम में बहुत सहायता होगी आपकी। और जो 10,000 प्रश्नों की ई बुक है ये आप लोग जल्दी से जल्दी बाई कर लीजिएगा। और इसके साथ में अभी जो ऑफर प्राइस में चल रहा है 2100 प्रश्नों की टीसीएस पैटर्न पर आधारित पीडीएफ एकदम मुफ्त दी जा रही है। ये रहा मोबाइल नंबर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 193364574046 ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको ये पीडीएफ उपलब्ध है। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।